हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे किसका, मॉडर्न हिस्ट्री का। रिवीजन प्रोग्राम में हम क्या क्या देख रहे हैं, जितने भी आपके यूपी ट्रिपल एस सी ने, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी ने जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे हैं, जो भी एग्जाम लिया हो, एग्जाम की बात ही नहीं हो रही, कोई भी एग्जाम लिया हो, पैट का लिया, उसने लेखपाल का लिया, बंदरोगा के लिए, जो भी एग्जाम लिया है, उस एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर वो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है तो हमने उनको सबको ले लिया। इससे क्या होगा कि एक तो मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब एक क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन भी कर देते हो उसके सारे ऑप्शंस को, जैसे इसमें वास्को डिगामा की बात होगी तो पूरा वास्को डिगामा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब एक्सप्लेन हो जाएंगी, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से करते जा रहे हैं। कोशिश ये है कि आपके एग्जाम से पहले आपकी सारी चीजें A to Z कवर हो जाए, ठीक है। बट मैक्सिमम मेहनत आपको ही करनी है, मेहनत करते रहिए। लास्ट के 3 डेज बचे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। जीएस और हिंदी रिवाइज कीजिए और शाम में 3 आवर्स रीजनिंग के केवल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जिसको डर लग रहा है वो डर से क्या होता है ना, उसको छोड़ ही देता है। याद रखना, उस व्यक्ति का सिलेक्शन कभी नहीं होता है, बाउंड्री पे वो व्यक्ति रहता है जो क्या करता है, सारे जितने भी पोर्शन आते हैं, चाहे वो 2 नंबर का ही क्यों ना आए, अगर आप वो पोर्शन छोड़ के चले आए ना, या पढ़ के ही नहीं गए, सोचा कि ये 2-4 नंबर का आता है, तो आप वहीं पे ही पीछे हो गए। अगर आपने एक रीडिंग भी की है तो हो सकता है 4 क्वेश्चन आए, उसमें से 2 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो कट ऑफ के पार कितने लोग रहते हैं, 2 या 4 नंबर से ही रहते हैं फाइनल कट ऑफ के पार। तो यही नंबर ही आपको ग्रेस दिलाते हैं, तो ये तो कभी करना नहीं है। जो चीज टफ लग रही है तो उसको ऐसे नहीं छोड़ना है कि 25-30 तो हो ही जाएंगे, बाकी नहीं करना है। आपको अपना जो आपका काम है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। 3 डेज हैं, 3 डेज में अगर आप पर डे 3 आवर्स कर रहे हो रीजनिंग की प्रैक्टिस, जो टॉपिक आपको सबसे टफ लग रहे हैं उसके एग्जाम्पल सॉल्व करो। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, नहीं आ रहे तो एग्जाम्पल सॉल्व करो और फिर उनका सॉल्यूशन देखो, पढ़ो, समझने की कोशिश करो, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है वास्को डिगामा का मकबरा, दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। देखो, जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, ये छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। किस किस का मकबरा पढ़ोगे, इंडिया में कितने लोग आए हैं, कितने यात्री आए, क्या है, तो ये क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो मैंने बोला कि 5 से 7 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम वाला ऐसे पूछता है कि जिससे कि 100% कोई भी पेपर करके ना आ, ये उसका मकसद रहता है, तो कहीं से भी उठा देता है। इन क्वेश्चंस को अगर आपको नहीं आ रहा है, 1/2 नेगेटिव मार्किंग है, ऐसे क्वेश्चन आए, नहीं पढ़ा है, क्लू नहीं है, डायरेक्ट छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे बताए दे रहे क्योंकि पहले पूछा जा चुका है। तो इसका मकबरा कहाँ है, कोच्चि में, केरल में। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लो। वास्को डिगामा 1498 कब आया भारत, 1498। कुछ लोग बोलते हैं 20 मई को आया था और कुछ लोग बोलते हैं 17 मई। इस तरीके से कुछ बुकों में अलग अलग, बुक्स में अलग अलग है। तो 20 मई 1498 को ये कहाँ, कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था। अब यहाँ पे क्या, मसालों का व्यापार करने आया था, यहाँ से मसाला खरीद के ले जाएगा। और बहुत जहाजी बेड़ा आता है इसके साथ, बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा, मतलब जहाँ पे जहाज, काफी सारे जहाज रहते हैं और काफी सारे लोग आते हैं इसके साथ, वो रहता है इसके साथ। जो वहां का महाराजा रहता है, राजा, उसने भेजा होता है इसको। जब ये यहाँ से लेके जाता है, उन मसालों को बेचता है यूरोप में, तो 50 गुने से भी ज्यादा क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। फिर ये दोबारा आता है बार बार, इस तरीके से लत लग जाती है, फिर पुर्तगाल के बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं, ठीक है। तो ये वास्को डिगामा की स्थिति है। जमोरिन नामक व्यक्ति कालीकट के बंदरगाह पे इसको मिलता है। लेकिन ये जमोरिन क्या करता है, कई जगह लिखा है कि जमोरिन ने इसका स्वागत किया, ये वो किया, वो किया, बट ऐसा नहीं है। जमोरिन से इसके संबंध अच्छे नहीं थे, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ष पूछा गया, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। बहुत ध्यान से सुन लेना, इसलिए मैं थोड़ा सा धीमे भी चल रहा हूँ। आज की क्लास धीमी होगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी, चलेगा, बट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो एक वर्ष पूछ रहा है कि स्वाली की लड़ाई कब हुई थी, ठीक है। तो स्वाली की लड़ाई मैंने बताया आपको 1612 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी, अंग्रेज प्लस पुर्तगीज जिसको बोलते, इनके बीच में हुई थी। ये लड़ाई मानी जाती है सबकी। देखो, अंग्रेजों के अलावा बाकी जितने भी हैं, पुर्तगीज हैं आपके, इसके बाद डच हैं, इसके बाद फ्रेंच हैं, सबकी आखिरी लड़ाई पूछी जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि पुर्तगीज का भी ये आखिरी बैटल था, इसके बाद बहुत कमजोर हो गए थे, फिर इन्होंने बोरिया बिस्तर समेट लिया था। बैटल ऑफ स्वाली इसको बोला जाता है। डच है, इनको क्या, बेदरा बोला जाता है। और फ्रेंच है, इनका आखिरी बैटल कौन सा है, वांडीबास।
ये कब हुआ था? 1760 में, ये 1759 में, और ये 1612। आपको पता है, ये तीनों याद रखना, ऐसे ही पूछा जाता है। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया? ठीक है, तो दक्षिण भारत के राजा के बारे में पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने परास्त किया था। लड़ाई का नाम है कोलाचेल की लड़ाई। ये राजा थे आपके मार्तंड वर्मा। ठीक है, मार्तंड वर्मा के पुत्र हैं राजा रवि वर्मा। मार्तंड वर्मा ने अपनी सेना को एकदम जो यूरोपीय हैं उस पद्धति पर सुसज्जित कर रखा था। यूरोपियन प्रशिक्षक लगाए रखे थे, बड़ी अच्छी सेना थी, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। इनके पुत्र जो राजा रवि वर्मा, तो जितनी भी देवताओं की, देवी देवताओं की फोटो देखते हो ना, ये बहुत बड़े कलाकार और चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। तो जो आज की देवी देवताओं की फोटो है, ये छवि है, तो ये क्या लग रहा है, ऊपर से थोड़ी आई है, ये किसी न किसी कलाकार ने बनाई है। तो बहुत सारी जो है कृतियां राजा रवि वर्मा ने बनाई है, जो हम लोग यूज करते हैं। देखते हो जितनी फोटो आती है चेहरा सेम लगेगा, सारी चीजें। तो इनका बहुत बड़ा रोल है इनके पुत्र का। आगे चलते हैं। ये सब पता ही, हैदर अली क्या है, मैसूर के थे। राजराज चोल ये राजेंद्र प्रथम के, चोल वंश के शासक थे, राजेंद्र प्रथम के लड़के थे। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था, आपका बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। इन्होंने कौन सा मंदिर बनाया था? गंगैकोंड चोलपुरम। ये जो राजराज चोल है, इन्होंने ना पूरा जावा सुमात्रा मलाया था, 12,000 द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। जो आपकी बंगाल की खाड़ी है उसको चोल झील बना दिया था इन्होंने। इस तरीके से इनकी नेवी बहुत मजबूत थी। आगे आते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो जैसे हम लोग मानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है आपका, वो क्या है, वो मानते हैं कि वो प्रथम विद्रोह था, सैनिक विद्रोह। सैनिकों ने शुरुआत की थी, बट ऐसा नहीं है। उसके पहले भी सैनिक कई बार विद्रोह कर दिए थे। जैसा कि आपको मॉडर्न में बहुत डिटेल में पढ़ाया कि सैनिकों के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा था। भेदभाव में क्या हो रहा था, एक तो उनके नीचे की पोस्ट मिल रही थी, ऊंची उनको पोस्ट नहीं मिल रही थी। दूसरी चीज, वेतन भी उनका कम था। उनके साथ ऊंच नीच का व्यवहार, जाति था, नस्ली था, ये सब व्यवहार किया जाता था, वो गुलाम समझा जाता था। तो ये विद्रोह सैनिकों ने 1806 में वेल्लोर नामक जगह पे कर दिया था। वीआईटी वेल्लोर का नाम लोगों ने सुना होगा। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। बड़ा ही सिंपल सा लिखा है डायरेक्ट। आपको इसमें देखोगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है आपको, हिस्ट्री तो तीनों पोर्शन इतने डिटेल में कराए हैं कि मुझे नहीं लगता बहुत कम क्वेश्चन होंगे, 2-4 क्वेश्चन ही होंगे जो लगेगा कि उससे बाहर गए, वो भी समझ से आप हल कर लोगे, बाकी सारे आ गए। डायरेक्ट लिखा है कि इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र इसको मिला था, 26 लाख रुपए इसको पेंशन मिली, पेंशन दी रही थी। और इसके बदले में इसने क्या दिया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार किसको दे दिए थे, अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। मुगल बादशाह, इसका नाम क्या था, शाह आलम द्वितीय। कब हुआ था ये, इलाहाबाद की संधि थी, कब हुई थी, बक्सर युद्ध के बाद, ठीक। ये सारी चीज, ये जो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र इसको कहां से मिला था, अवध के नवाब ने दिया था। अवध के नवाब से छीन के अंग्रेजों ने इनको दे दिया था, सीधी बात है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, पुर्तगालियों का उपनिवेश। देखो हर एक चीज पढ़ी है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। ये मैंने बताया कि बंबई पुर्तगीज ने क्या किया, पुर्तगाल की महारानी थी, उसका ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स द्वितीय से विवाह हो गया था, तो बंबई इन्होंने अंग्रेजों को दे दिया था। फिर महाराजा ने, वो अंग्रेज जो राजा थे, उसने किसको दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के उस पर किराए पे इनको दे दिया था, लीज पे। हुगली में इनका बेस था ही, जो मैंने बताया कि पुर्तगीज है, इनका बेस यहाँ पे भी था, बंगाल के पास में। चौल में भी था, चौल का जिक्र नहीं हुआ लेकिन चौल में था। मछलीपट्टनम ऐसा है कि मछलीपट्टनम में डचों की फैक्ट्री थी। फिर आगे आगे सब लोग अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन मेन बेस डचों का। आगे चलते हैं। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो परिचय, अगर कोई चीज यहाँ पे लाई गई ना, आलू, मिर्च, अनानास, ये सारी चीजें, और काजू, ये सारी चीजें कौन लेके आया, पुर्तगीज, पुर्तगाली। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको कराएंगे, वहां पे देख लेना। मेनली इन्हें का जिक्र होता है, ये मैंने कर दिया। तो ये चीजें पुर्तगीज, जो भी कोई चीज लाने की बात हो ना अगर, तो उसमें और व्यक्तियों का कहीं इतिहास में जो लिखा गया है जिक्र है नहीं ज्यादा, तो पुर्तगीज आराम से, अगर आपको गैस करके और ऐसे लगा के आना है तो पुर्तगीज लगा के आ सकते हो। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था,
तो काकोरी षड्यंत्र केस में कौन सा संगठन शामिल था, आप लोग बताइए। 1925 में हुआ था, आपको बताया मैंने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, ठीक है, ये शामिल था। इसमें बहुत सारे लोग थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे इसमें, और ये सब लोग तो थे ही। तो इन लोगों ने क्या किया था, 1925 में काकोरी नामक जगह पे एक ट्रेन जा रही थी, लखनऊ के पास था, उसमें खजाना, सरकारी खजाना जा रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ था कि इन्होंने ट्रेन को लूट लिया, फिर रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी लोगों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ के नवाब, ठीक है, बीच में गैप दिया है, ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो मैंने बताया अवध के नवाब थे आपके, इन्होंने सौंप दिया था, इनको सौंपना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि ये तीनों लोग हारे थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपका, 22 अक्टूबर 1764 को। 3 लोग थे, कौन कौन थे, एक आपके अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, और आपका मीर कासिम, कहाँ का था ये, बंगाल का नवाब। इसको हटा के मीर जाफर को पुनः बना दिया गया, तो ये भी गुस्सा था, और शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेना ने मिलकर युद्ध लड़ा था, किसके साथ, अंग्रेज सैनिक था सेनापति हेक्टर मुनरो, इसकी सेना के साथ युद्ध हुआ था। इनकी जीत हुई थी, इनकी बुरी तरह हार हुई थी, पहली ऐसी हार थी इनकी। या प्लासी का युद्ध तो युद्ध हुआ ही नहीं था, वो तो एक झड़प थी, ठीक है, वो बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, मेन बड़ा युद्ध ये था। इसके बाद अंग्रेज बहुत बड़ी शक्ति बन गए थे, फिर इन्होंने संधि की थी, तो उसमें ही जो संधि की, तो अवध से क्या बोला, आप सेना नहीं रखोगे, और जो हम सेना रखेंगे आपकी जगह पे, आपकी सुरक्षा करेंगे, और जो पैसा खर्च आएगा सेना पे वो आप दोगे। और इनसे इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेके किसको, मुगल सम्राट को सौंप दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, छापामार युद्ध शैली मराठे थे, जो शिवाजी थे उनके सैनिक थे। इसका ऐसा बोला जाता है कि इस छापामार युद्ध की शुरुआत ही इन्हीं लोगों ने की थी, ठीक है। तो यहाँ का टेरेन, जो टेरेन है वो काफी उबड़ खाबड़ है, जहां पे आप देखोगे ना दक्कन का, जहां पे ये थे, ठीक। तो इस वजह से ये लोग क्या है, छापामार युद्ध शैली में बहुत ज्यादा परिपक्व। आगे आते हैं। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी, तो राजा का नाम पूछा जा रहा है, अष्टप्रधान किसके प्रशासन में थी, आप लोग को बताना है। तो देखो, अष्टप्रधान थी शिवाजी के में, 8 मंत्री होते थे जिनको बोला जाता था अष्टप्रधान, ठीक। सुमंत थे, बकिया नवीस था, पेशवा तो था ही, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग थे। अमात्य था, राजा अमात्य, बकिया नवीस, ये सब चीजें थी। अब शिवाजी के में अष्टप्रधान था, एक और होता है अष्ट दिग्गज की बात होती है। ये सब कला के क्षेत्र में, कला के विभिन्न जो शैलियां हैं उनके अलग अलग क्षेत्रों, कोई संगीतज्ञ था, कोई लेखक था, तो अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। एक अष्ट छाप भी होता है, अष्ट छाप भक्ति योग से संबंधित है, पुष्टि संप्रदाय के लोग थे ये लोग, विठलनाथ जो है ये और इनके पुत्र ने अष्ट छाप की रचना की थी। तो अष्ट से रिलेटेड जितने थे तीनों चीजें बता दी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, तो इनमें से संत तुकाराम जो थे शिवाजी के समकालीन थे, और समर्थ गुरु रामदास तो इनके गुरु थे ही थे। निम्नलिखित किनके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व आरंभ हुआ, तो मुगल और मराठों के बीच में द्वंद्व आरंभ हुआ औरंगजेब। औरंगजेब और शिवाजी की प्रतिद्वंदता आप लोगों ने देखी होगी, पढ़ी होगी, ठीक है। तो शिवाजी ने बहुत बार औरंगजेब को, मतलब एक प्रकार से जो होता है ना कि औरंगजेब ने कुछ छल करना चाहा, किसी प्रकार गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन शिवाजी हर बार उससे बाहर निकले और इनको एकदम मुंह की खानी पड़ी। आगे आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा के साथ, तो इनका हुआ था राजा गंगाधर राव के साथ। 40 वर्ष के थे। रानी आपकी बनारस की मराठी ब्राह्मण की पुत्री थी, 14 वर्ष की थी जब इनकी शादी हुई थी। दामोदर राव कौन थे, इनके पुत्र थे, इन्हीं को ही गोद दिए हुए पुत्र थे। और जब इनको ही राजा मानने से इनकार कर दिया डलहौजी ने, तभी इन्होंने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। सिराज-उद-दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ, 2 नवाब है, ये ध्यान रखना, ये भूलना मत। सिराज आई की मात्रा है, ये कहाँ का है, बंगाल का। एक है शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, दोनों की टाइमलाइन भी एक सेम ही है, इसलिए थोड़ा सा इसमें शक होता है। तो यहाँ यू की मात्रा है, अवध है।
सिराजुद्दौला बंगाल का है। पलासी की लड़ाई में पराजित हुआ था। इसके साथी थे मीर जाफर, खादिम खान, अमीर चंद, जगत सेठ। इन सब ने इसको क्या धोखा दे दिया था। ठीक है। और वहां पे कौन था अंग्रेजों का? ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लाइव, इसका सेनापति था क्लाइव। आगे चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे मैसूर है। मैसूर के चारों युद्ध बहुत डिटेल में आप लोग को कराए गए हैं। ठीक है। तो मैसूर है। और युद्ध कौन कौन से हुए हैं? एक 1767 से 69, 1780 से 84, फिर 1790 से 92 और 1799 में इसकी मौत हो गई थी लड़ते हुए। किसकी? टीपू सुल्तान की। हैदर अली यहाँ पे बीच में नेचुरल डेथ मर गया था, तो टीपू सुल्तान ने इस युद्ध की बीच बीच कमान संभाली थी। इस युद्ध में आपकी क्या हुई थी? तृतीय मैसूर युद्ध में क्या हुआ था आपका? टीपू सुल्तान की हार होगी, उसका आधा साम्राज्य उसको अंग्रेजों को देना पड़ेगा। इसके लड़कों को भी किडनैप कर लेते हैं अंग्रेज, क्योंकि 3 करोड़ रुपए की इससे क्षतिपूर्ति मांगते हैं, नहीं देता है तो उनको गिरवी रख। इस तरह इसमें ये लड़ते हुए मारा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। और मैसूर पर किसका शासन था? इसके पहले बड़ियार वंश के शासक थे किरणा चिक्कराज, चिक्का कृष्णराज। ठीक है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो यही बंदा टीपू सुल्तान। फ्रांसीसियों से मदद मांगते हैं, अपनी सेना को प्रशिक्षित करते हैं, डॉकयार्ड बनाते हैं नौसेना को मजबूत करने के लिए। इनसे संबंध फ्रांसीसियों का तो जो जैकोबियन क्लब था, जैकोबियन क्लब का मेंबर था। फ्रांसीसी क्रांति की याद में इसने एक वृक्ष भी लगाया था, ट्री ऑफ फ्रीडम करके। तो ये सारी चीजें थी इनके साथ। आगे चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। तो किसे पराजित किया था? टीपू सुल्तान। हैदर अली इनके डैडी थे। चौथा ये था फोर्थ मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई थी, यहीं पे मारा गया लड़ते हुए। इसके पहले भी एक बार पराजित हुआ था, दोनों टीपू सुल्तान ही थे। जो आपका 1790 से 92 वाला भी युद्ध है तो श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा ही समाप्त हुआ था। तो उसी क्षेत्र में ये भी युद्ध हुआ था, तीसरा और चौथा, लेकिन अंतिम ये मारा गया था, हारा दोनों में था। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब, ये मैंने बताया आपको, लिखाया है। सारे जो उत्तराधिकारी राज्य थे ना, जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा 1707 के बाद, तो आपको बताया कि अवध जब स्वतंत्र हुआ तो कौन था? शहादत खां बुरहान उल मुल्क, शहादत खां बुरहान उल मुल्क। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। बहुत तरीके से लिखा है ये चीज कि बाकी सबको वो क्या हड़प नीति से ले रहा था, लेकिन अवध का विलय किस आधार पर किया था? कुशासन के आधार पर। तो अवध में अव्यवस्था के माध्यम से ये आरोप लगाया। 1856 में 57 का जो विद्रोह था उसके जस्ट 1 साल पहले इसने क्या किया था? अवध को उसमें ले लिया था, अपने कब्जे में विलय कर लिया था। इससे देखो इनकी सेना में सबसे सर्वाधिक सैनिक भी अवध के ही थे। अवध के सैनिक इनके लिए बहुत लॉयल थे। जब इनने ये सारी चीजें की तो विद्रोह भी अवध के सैनिक ही सबसे ज्यादा करें, बाकी सबको वो हड़प नीति से लेता था। आगे चलते हैं। सहायक संधि के बारे में अगर बताते हैं तो सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि बेलेजली के टाइम में ज्यादा फेमस हुई थी। इसका भी ऑर्डर आता है तो अवध सबसे पहले अवध ने ही की थी सहायक, नहीं सबसे पहले अगर सहायक संधि देखो तो हैदराबाद 1798, HMT ये करके मैंने लिखवाया हुआ है, हैदराबाद मैसूर तंजौर। ठीक है। तो सबसे पहले हैदराबाद में 98 में, 1799 में मैसूर ने, फिर तंजौर ने, फिर आएगा आपका अवध पेशवा भोसले सिंधिया, APBS, पहले HMT APBS, ये है ऑर्डर। निम्नलिखित ने ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो ये तो बड़ा नॉर्मल था, अंग्रेजी भाषा। मैकाले की शिक्षा नीति क्या बोला था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, पाश्चात्य शिक्षा हम देंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो कौन सा ऐसा इसने किया योगदान? सबको पता है कि और किसी चीज में नहीं किया। रेलवे में काफी अच्छा काम करके गए, अभी भी इनका काम हम लोग यूज करते हैं आराम से। हालांकि इन्होंने रेलवे का विकास ही किया था इंडिया को बुरी तरह से लूटने के लिए। पहले क्या है, केवल शहरों को लूट पा रहे थे, कुछ ही क्षेत्र तक सीमित थे। रेलवे गांव गांव तक, आप तमिलनाडु में जाओ, तमिलनाडु में हम गए थे रामेश्वरम या कन्याकुमारी जाओ, तो वहां पे ऐसे ऐसे क्षेत्र, ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पे आपके आदमी या वाहन अभी भी नहीं ज्यादा चलते हैं, लेकिन रेलवे पहुंची हुई है।
इसलिए पहुंचाई थी कि वहां के बाजारों तक अपना सामान भेज सके और कच्चा माल वहां से क्या कर सके, कच्चा माल ब्रिटेन भेज सके और ब्रिटेन से जो आपका बन के सामान है वो गांव गांव तक पहुंचा के इंडिया को लूटा जाए। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त क्या है? जमींदारी। कब आई थी? 1793 में। किसके काल में? कॉर्नवालिस। ठीक है, ये हो गई। 10/11वां हिस्सा जो था कहाँ जमा करना पड़ता था? अंग्रेजों के यहाँ। और 1/11वां हिस्सा जो था वो जमींदार रखते थे। नियत तिथि होती थी, सूर्यास्त का क्लोज रहता था, उसके पहले जमा करना पड़ता था। दूसरी थी आपकी, अब ये कहाँ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त। 3 जगह था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक, मुख्यतः यहाँ कुछ भाग आपके कर्नाटक के थे, नहीं कुछ भाग बनारस के थे। दूसरा आप देख लो, दूसरा बंदोबस्त क्या है आपका? जमींदारी के बाद रैयतवारी। रैयतवारी 51% भाग पे थी आप, और ये कहाँ थी आपकी? मद्रास, बॉम्बे, कर्नाटक, इन सब जगह। तीसरी थी महालवारी। महालवारी कहाँ थी आपकी? ये थी उत्तर, ये जो उत्तर प्रदेश है आज का, संयुक्त प्रांत जिसको बोलते हैं, मध्य प्रांत मध्य प्रदेश को, तो एमपी लिख लो यहाँ पे, यूपी, एमपी और पंजाब में। 30% क्षेत्रफल पे आपकी महालवारी थी, 51% पे ये थी, 19% पे जमींदारी। ठीक है, ये कब आई? ये आई 1820 के आसपास। मुनरो और एल्फिस्टन जो थे आपके, उन्होंने इनको लागू किया था। ठीक, कैप्टन रीड की सहायता से। यहाँ मार्टिन वर्ड थे आपके, जो फादर ऑफ महालवारी कहलाते। ये सारी आपके लिए डिटेल है। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक क्या था? ये लेके ही आया था लॉर्ड डलहौजी। कब से कब तक? 1848 से 1856। यही इसकी इतनी सारी नीतियां थी कि 57 में विद्रोह हो गया और कैनिंग को बेचारा विद्रोह झेलना पड़ा। कैनिंग आपका 56 में ही आ गया था, इसके टाइम विद्रोह हुआ जबकि नीतियां इसकी खराब थी। ये सन दिया है, इस सन में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। 1909 का सुधार था मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का सुधार था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? सबसे प्रमुख विशेषता इस सुधार की क्या थी कि जो आपका पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों को बोल दिया कि मुस्लिमों का निर्वाचन क्या करेंगे? मुस्लिम लोग ही उनको वोट दे सकते हैं, बाकी लोग नहीं दे पाए। इस तरीके से सांप्रदायिकता इन्होंने शुरू कर दी थी देश में। आगे आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो वर्ष पूछा गया, वैसे 1774 में हुई थी। 1773 में क्या हुआ? घोषणा हुई थी। जो 1773 का अधिनियम था ना, उसमें घोषणा हुई थी। तो आप जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन हटना होगा तो हटेगा, ये आपका काम नहीं है। अगर कुछ आसपास का भी आ गया ना, तो जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है वो करके आना है आपको। अब ये बोला कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो हुई थी 1774 में, लेकिन 1773 का अधिनियम था, उसमें इसका वर्णन था कि कलकत्ता में एक क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे आते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी? क्वेश्चन आगे कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो सबको पता होना चाहिए कि मुंबई, बॉम्बे और थाने के मध्य में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? ये सन सही नहीं है, ध्यान रखो। 1853 में बंबई से थाने के बीच। दूसरी 1854 में कलकत्ता से रानीगंज, कलकत्ता से कहा? रानीगंज के बीच में। आगे आ जाते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो जनगणना अगर सबसे पहले की बात हो रही तो 1872 में हुई थी। 1881 से आपकी नियमित जनगणना हुई थी। इस टाइम पे आपका कौन था? लॉर्ड रिपन, और इस टाइम पे लॉर्ड मेयो, वायसराय की बात हो रही है। ठीक है, गवर्नर जनरल। आगे आ जाते हैं। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ना, उसका गठन, ये एक समिति थी, संस्था थी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनके कुछ लेख हैं। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। दूसरी चीज इन्होंने क्या लिखी है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया करके इन्होंने एक बुक लिखी है। उस बुक में धन के दोहन के सिद्धांत को भी सबसे पहले इन्होंने ही उजागर किया।
पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सारी चीज़ें लिखाई हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी आपको बताइए किसने लिखी है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। जिसको भी पढ़ना है, आगे का भी जो वीडियो की वैकेंसी आ रही है, आर ओ आ रही है, अगर आप चाहते हो तो सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहती है, एक पिन कमेंट होता है, या जीएस रेवोल्यूशन आप सर्च करोगे तो जीएस रेवोल्यूशन टेलीग्राम पे भी सर्च करोगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे सर्च करोगे गूगल के तो यहाँ से आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप पे कोर्स चल रहा है, फीस हमने बड़ी ही नॉमिनल रखी है 299 रुपीज़। यहाँ पे आपका पूरा कोर्स जो भी वैकेंसी का आप लोगे वो कंप्लीट कराया जाएगा बहुत डिटेल में। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो अभी मैंने बताया HMT, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। यहाँ से देख लो 1798, 1799। दूसरा कौन था? मैसूर। आगे तीसरा तंजौर, फिर अवध पेशवा APSB, सिंधिया भोसले। बस निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं? तो भूमि राजस्व प्रणाली जमींदारी थी, महलवाड़ी थी, अभी बताया, और रैयतवाड़ी, तीनों थी। दस्तक नहीं थी। दस्तक 1717 का एक फरमान था। किसने किया? मुगल बादशाह फर्रुख-सियार। ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था इसने कि कर मुक्त व्यापार कर सकते हो आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, ठीक है। और इस टाइम पे कौन था? सर जॉन सरमैन। जॉन सरमैन, सरमैन करके गवर्नर था, उसकी अगुवाई में एक दल गया था। तो ये सब बता दिया जिससे रिलेटेड है दस्तक से। बॉम्बे, अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 1853 में चली थी। 34 किलोमीटर का रूट था। दूसरी कलकत्ता से रानीगंज चली थी। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1919 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो अन्य नाम जानना है। हरविलास शारदा करके एक व्यक्ति थे, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, समाजसेवी थे। इन्होंने ही बनवाया था। इस कानून को बनने के बाद लड़की की जो उम्र है शादी की वो 14 वर्ष और लड़कों की क्या कर दी थी? 18 वर्ष। ठीक है, बॉयज की 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसको शारदा अधिनियम भी बोलते हैं। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? ये ऐसे याद कर लेना कि पहली ट्रेन भी आपकी बॉम्बे में चली थी, पहला डाकघर भी आपका कहाँ पे? बॉम्बे में ही स्थापित हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। तो किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। इस टाइम पे डलहौजी हट गया था, कैनिंग आ गया था, उसी ने इसको पारित किया। आगे चलते हैं। 1891 में BM मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध लगा। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपको पता हो तो। मैंने सारे जितने भी सामाजिक सुधार हैं आपके 1795 और 1802, कहीं कहीं 1804 भी होता है। ये क्या था? कन्या हत्या पर प्रतिबंध या बाल हत्या पर प्रतिबंध, बाल हत्या निषेध अधिनियम। इसके बाद सीधा आप 1829 सती प्रथा चले जाओगे, फिर नरबली प्रथा चले जाओगे, दास प्रथा चले जाओगे। ये सारी चीजें कराई, सम्मति आयु अधिनियम कराया। तो ये सारी चीजें आ गई आपकी। तो ये कब हुआ था? इसमें 12 वर्ष कर दी गई थी। बालिका के विवाह को 12 वर्ष से कम हो अगर तो प्रतिबंध कर दिया गया था। और आगे चल के शारदा अधिनियम में 14 वर्ष कर दिया गया था बालिका की उम्र। 1795 और 1804 के बंगाल विनियम अधिनियम में घोषित किया गया था। ये मैंने अभी बोला ना, कन्या हत्या को क्या है? अवैध घोषित कर दिया गया। कन्या को गंगा में भी बहा रहे थे, अवैध हत्या भी हो रही थी, ये सारी चीजें घोषित कर दी गई। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? देखो, हंटर आयोग अलग अलग आयोग बने हैं। चार्ल्स वुड का डिस्पैच है, डिस्पैच कब हुआ था? ये 1854 में। हंटर आयोग आपका कब आया था? 1880-82 के आसपास। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी। 80 से 82 के आसपास आया था ये बंदा। तो ये क्या था? प्राथमिक शिक्षा पर। तो शिक्षा के लिए जो भी हुआ है सारा आपको कराया गया शिक्षा संबंधी। 1.5 पेज का पूरा नोट दिया गया। इस शिक्षा की शुरुआत हुई है आपकी कब से? कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग्स, है ना, 1781। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बनारस हिंदू कॉलेज, जोनाथन डंकन, इन सब से शुरुआत हुई। फिर 1813 का अधिनियम आया था, उसने क्या बोला? 1 लाख रुपए हम खर्च करेंगे।
फिर चार्ल्स वुड डिस्पैच, मैकाले की शिक्षा नीति, सब कराते हैं। सार्जेंट आयोग कराया आपका। इसके बाद जाकिर हुसैन कमेटी ने क्या दिया है, कोठारी आपका अभी तक जो 2018 खासतौर जो 2020 में लागू हो गई शिक्षा नीति, कस्तूरी रंगन समिति तक शिक्षा आपकी कराई थी। जो जो भी शिक्षा नीतियां आई हैं, जो जो समितियां बनी हैं, सब कुछ कराया है, ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पे इतना जानो कि ये प्राथमिक शिक्षा से था। आगे चल के रैले और सैडलर आएंगे, विश्वविद्यालय शिक्षा से होंगे। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, कोई शक नहीं होना चाहिए, ब्रिटिश शासकों को। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी, देखो आ गया क्वेश्चन। तो ये है आपका क्या, जमींदारी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसके बाद रैयतवाड़ी दूसरे नंबर पे लागू हुआ था, कहाँ, मद्रास, बॉम्बे में। ठीक है, तो तीसरा हुआ था आपका महालवाड़ी। जो बचे हुए क्षेत्र उसमें यूपी, एमपी और पंजाब, तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया? तो भूदान आंदोलन पता है आप लोगों को, विनोबा भावे, इन्होंने शुरू किया था 1951। स्वतंत्रता के बाद ये अपने भूदान में लग गए थे। क्या हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे कुछ 10% लोग ही थे जिनके पास सारी जमीनें थी। तो बड़े बड़े जमीन के मालिक थे, जिसके 1000 एकड़, 2000, 5000 एकड़ ऐसे जमीनें थी लोगों के पास। तो कभी कभी तो पूरा ग्राम दान में मिल जाता, पूरे गांव की जमीन एक व्यक्ति के पास रहती थी, वो इनके सुपुर्द कर देता था। बाद में ये क्या है, कानूनन रूप से उसका बंटवारा कर देते थे। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन चला था। इससे 60 या 62,000 एकड़ जमीन जो थी ना, डायरेक्ट इनको दान में मिली थी। इन्होंने जो गरीब थे, भूमिहीन थे, उनमें बांटती थी। और कहां से शुरू किया था, पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली जिला है वहां से। और पोचमपल्ली अभी भी बहुत फेमस था किसी चीज के लिए, आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये बोलना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये एक किसान आंदोलन था। अंततः जो आपकी सरकार थी उसको झुकना पड़ा था, और फिर महिलाओं ने सरदार की उपाधि भी इसी आंदोलन के बाद दी थी वल्लभ भाई पटेल को। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो सूरत का जो बारदोली तालुका है ना, बहुत फेमस है। 1922 में जब आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी ने बोला था कि 12 फरवरी 1922 से हम क्या चलाएंगे, यहाँ से सबने अवज्ञा शुरू कर देंगे अगर अंग्रेज नहीं माने। उसके पहले आपकी 5 फरवरी को घटना क्या हो गई आपकी, 12 मार्च की बात। तो 5 मार्च को कौन सी घटना घटित हो गई आपकी, चौरी चौरा। 5 मार्च 1922 चौरी चौरा नामक घटना घटित हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ, एक थाने को जला दिया बहुत सारे। तो गांधी जी यहाँ से सतर्क हो गए कि अब अंग्रेज हिंसक हो जाएंगे, और हिंसक हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, आंदोलन का दमन कर देंगे। तो गांधी जी ने आंदोलन यहाँ समाप्त। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे, कोई शक नहीं होना चाहिए, सिंपल सा फैक्ट है, बाबा रामचंद्र थे। अवध किसान सभा का इन्होंने गठन किया था, है ना। और ये जो थे महाराष्ट्र के थे, लेकिन बहुत बड़े साधु के भेष में रामचरितमानस का पाठ करते थे, सारी चीजें, भीड़ जुटाने की इनकी अद्भुत क्षमता थी। आगे, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो 1857 का जो विद्रोह है उसका परिणाम जानना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया गया था, क्राउन के हाथ में शासन हो गया था। जो अभी गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बोलने लगे थे। वायसराय अब क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था। बाकी सारे गलत हैं, देख लेना आप लोग, ठीक है, यही एक सही है। आगे आ जाते हैं। ये क्या है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात नहीं, ये उल्टा है। अंग्रेजी सैनिकों का, जो ब्रिटिश सैनिक है उनका अनुपात बढ़ाया था। बंगाल में 1:2 किया था, अन्य जगहों पे 2:5 किया था। ये सारी चीजें लिखाई गई हैं आपको बहुत डिटेल में। यहाँ की रानी, पूछा गया कि कहाँ की रानी थी जो अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और उनका नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ की थी, रामगढ़ की। रामगढ़ सबको पता ही है, शोले पिक्चर देखी होगी, वहां से समझ जाना। बट ये वो वाला रामगढ़ नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर के ऊधम जिले में शुरू किया गया। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। तो देखो यहाँ से तो शुरू हुआ नहीं था, ये कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से। 10 मई को मेरठ की जो आपकी इन्फेंट्री थी वहां उसने विद्रोह कर दिया था, वहां से शुरू हुआ था। ये गलत हो गया पहला, हाँ, इसे सिपाही म्यूटनी के नाम से जाना जाता था। 2-3 लोग हैं, सर सैयद अहमद खां और मजूमदार, इन्होंने बोला है इसको,
ठीक। और यह आगरा, कानपुर, लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। बिल्कुल सही बात है। तो ए और सी सही है, बी गलत है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं, कीवर्ड ध्यान रखा करो, ऐसे ही गलत होते नहीं तो ग्वालियर के सिंधिया थे, अंग्रेजों के साथ ही थे। हैदराबाद के निजाम, इन्होंने भी साथ दिया, सबका लिखा है। भोपाल के सिकंदर बेगम, इन्होंने भी साथ दिया। अवध की बेगम हजरत महल, इन्होंने 1857 के संग्राम में क्या है, विद्रोह भी किया था, लड़ी भी थी। इनके पुत्र का नाम था बिरजिश कादिर। जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, आखिरी नवाब थे, इन्हीं को ही हटा दिया था, कुशासन के नाम पे इनको विलय कर लिया था। तो इनकी ये दूसरी बेगम थी और अपने इस पुत्र को बिठाने के लिए ये क्या युद्ध लड़ रही थी। बाद में ये कहा नेपाल चली गई थी। आगे चलते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन सी थी? तो बेगम हजरत महल, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। भीकाजी कामा क्या थी, जर्मनी के स्टुटगार्ड में इन्होंने क्या तिरंगा फहराया था। सरोजनी नायडू क्या थी, आपकी प्रथम महिला भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी प्रथम भारतीय महिला थी, जो 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता जिसने की थी। कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की पत्नी। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति? ये मैंने कराया आपको, बहुत डिटेल में कराया कि यहाँ पे कंपनी आपकी जो न्यू कंपनी आई थी जिसपे आपत्ति थी उसका नाम था एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड से लगा सकते हो। उसके पहले ब्राउन बोस थी। ब्राउन बोस में ऐसा कुछ नहीं था कि सुअर की या गाय की चर्बी लगे, लेकिन एनफील्ड जो आई थी उसमें ऐसी खबर फैली थी और सत्य भी था ये कि उस कारतूस के जो ऊपरी खोल होता है उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी होती थी और कारतूस को डालने से पहले क्या होता है, मुंह से खोलना पड़ता था। इसी चीज का विद्रोह हो गया था। निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? कौन वो लोग थे जिन्होंने क्या बोला कि 1857 का विद्रोह क्या है, विद्रोह नहीं है, ये स्वतंत्रता संग्राम है। कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने कार्ल मार्क्स और दूसरे बीडी सावरकर, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने बोला क्या कि ये आपका विद्रोह नहीं है, ये स्वतंत्रता संग्राम है। बाकी ये विद्रोह सर सैयद अहमद खान और मजूमदार और जॉन लॉरेंस, इन्होंने क्या बोला, ये तो एक विद्रोह है, बस म्यूटनी है। आगे आते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा ही पूछा गया? 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले की थी ये, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष भी गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये सारी चीजें हैं। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो और वेदों की ओर वापस जाओ। ठीक है। इन्होंने क्या आर्य समाज की स्थापना की थी? 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों को ये सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ठीक है। आगे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी, पत्रिका निकलती थी। निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज बताइए कौन है? ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय होंगे आपके। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। आर्य समाज आपके कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। और सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी कब होती है? 1829 या 1828 में। 29 में सती प्रथा होता है, 1828 में। 1828 में इसकी स्थापना होगी ब्रह्म समाज की। आर्य समाज की स्थापना कब होगी आपकी? 1875। इस सत्य शोधक समाज की 1873। और ये स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये बेलूर मठ की कब करते हैं? स्वामी विवेकानंद 1897। 1893 में स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं? शिकागो में धर्मसभा में इनका क्या होता है? सम्मेलन होता है जिसमें पूरी दुनिया को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये सारी चीजें हो गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? AMU है, पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया। मुस्लिम सुधार आंदोलन सारे पढ़ाए हैं आपको, है ना। दारुल उलूम देवबंद, साइंटिफिक सोसाइटी, सारी चीजें कराई हैं। तो ये कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे, नाइटहुड की उपाधि मिली थी, बादशाह की कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे थे। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। ये चाह रहे थे मुस्लिमों को भी पाश्चात्य शिक्षा मिले, उनकी आय बढ़े, उनका भी जीवन स्तर सुधरे। ठीक है। इन्होंने 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, ठीक है, कॉलेज की स्थापना की। 1920 में इसका नाम AMU,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। आगे आते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये पूछा गया है क्वेश्चन में, है कि ब्रह्म समाज की स्थापना इसके द्वारा की गई है। ठीक है, तो कौन है ये? आप बताइए, आप ही लोग बताइए। राजा राम मोहन राय। 1814, कहीं कहीं 15 भी दिया रहता है, 14 है वैसे। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और 1828 में आपकी ब्रह्म समाज। 1829 में सती प्रथा को पारित कराने में इनका बहुत बड़ा रोल था। बेंटिंग इनके मित्र थे और इन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। 1000 लोगों ने हस्ताक्षर किए। इसके बाद बेंटिंग मजबूर हो गया था कानून बनाने को। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। एकेश्वरवादियों को उपहार, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, मिरातुल और संवाद कौमुदी नामक के अखबार निकालते थे। ये सारी चीजें बताएं। केशव चंद्र सेन इंडियन मिरर निकालते थे। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, इसके बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन्होंने ब्रह्म समाज का कारभार संभाला। यही लेके आए थे केशव चंद्र सेन को। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का पूरे भारत भर में प्रचार करने की कोशिश की। आगे चल के प्रार्थना समाज की स्थापना इनकी प्रेरणा से ही होती है, इनके सहयोग से। ये सारी जानकारी है, बाकी सब पता है। आर्य समाज की स्थापना सत्याग्रह प्रकाश क्या है, स्वामी विवेकानंद का डिटेल में पढ़ा है। जिसको पढ़ना है तो वो जाके कोर्स में पढ़ सकता है। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता। तो राजनीतिक सुधारों के लिए मैंने बोला कि प्रथम भारतीय नेता बोला ही जाता है राजा राम मोहन राय। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत भी बोला जाता है। ठीक है, तो यही है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती। कहाँ पे की? बॉम्बे में 1875 में। सत्याग्रह प्रकाश नामक पत्रिका भी निकालते थे। राजा राम मोहन राय कौन से थे? ब्रह्म समाज वाले थे। विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन वाले थे। राधाकांत देव जो थे, राधाकांत देव क्या थे? चंद्रिका नामक पत्रिका, तो सती प्रथा वगैरह पे जो बैन लगा था ना, ये इनके विरोधी थे। जितने भी पाश्चात्य शिक्षा ये सब चीजें होती थी ना, इसके राधाकांत देव विरोध करते थे कि ये सारी चीजें धर्म को भ्रष्ट कर देंगे। बहुत धर्मवादी व्यक्ति थे। आगे चलते हैं। 1815 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे क्या कहा जाता था, ये पूछा गया। बाद में ब्रह्म समाज के नाम। तो 1815 में आत्मीय सभा की थी, मैं बता चुका। और बाद में यही ब्रह्म समाज इसको परिणत कर दिए। अब आते हैं विश्व धर्म संसद। इसके बारे में बताया था, अभी बताया था आपको। तो विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। तो ये कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया? ये सन गलत दिया, आई थिंक 1805 में इन्होंने कुछ नहीं किया था। 1815 या 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। और 1828 में इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज। तो इसमें अगर ब्रह्म समाज है तो ये 1828 होना चाहिए। क्वेश्चन गलत था, सन गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। बहुत डिटेल में सारे अधिवेशन कराए हैं आपको। 1829 का लाहौर अधिवेशन, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, JLN, ये इसके अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। तिरंगा फहराया गया रावी नदी के तट पर कब? 31 दिसंबर 1929। ये 1929 कर लेना, तो 1929 है ये सन, 1829 नहीं है। ठीक है, तो 1929 को क्या किया गया? तिरंगा फहराया गया, रावी नदी के तट पर फहराया गया। और यहाँ पे घोषित किया कि 26 जनवरी 1930 हमारा क्या होगा? स्वाधीनता दिवस होगा। ये सारी चीजें बता दी। आगे चलते हैं। सूरत का जो अधिवेशन होगा, यहाँ विभाजन हो जाता है। 1907 का सूरत, चप्पलबाजी हो जाती है और नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। आगे चलते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। प्रथम कार्यकर्ता पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले थे हजरत मोहानी। 1921 में इन्होंने मांग की थी कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्यों? क्योंकि खिलाफत आंदोलन चल रहा था। और खिलाफत समिति के एक सदस्य थे। खिलाफत आंदोलन बहुत डिटेल में बताया, समिति भी बताई। अली बंधु थे, शौकत अली है ना, मोहम्मद अली, उसी में हजरत मोहानी भी थे। तो इन्होंने मांग की थी। प्रथम व्यक्ति यही थे। बाल गंगाधर तिलक भी बोलते थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन पूर्ण स्वराज की अगर बोलो तो मांग प्रथम बार। फिर 1929 में क्या हो गया? पूर्ण स्वराज आपका प्रस्ताव पारित हो गया। तो स्वराज तो था, लेकिन पूर्ण स्वराज की बात अलग चीज है।
सुभाष चंद्र बोस वर्ष इसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, 2 बार बने थे, 1938 में, 1939 में। ये त्रिपुरी कांग्रेस थी। यहाँ पे फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा था 1939 वाले में, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, 1938। आगे चलते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी ने वर्ष इसमें भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन। तो इंडियन नेशनल यूनियन जो आपकी कांग्रेस है ना आज की, उसी को पहले क्या बोला जाता था, आईएनयू। फिर दादा भाई नौरोजी ने बोला इसको कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दो, क्योंकि वो अमेरिकन जो संसद थी उसके नाम से थोड़ा प्रभावित थे। तो इसकी आईएनयू की स्थापना 1884 में हो गई थी। कांग्रेस की स्थापना आपकी 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे के ग्वालियर टैंक नामक मैदान में, यहां पे हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया, राष्ट्रगान के बारे में बात हो रही है, तो ध्यान रखना 1911 में ही, दिसंबर 1911 में राष्ट्रगान लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और 1911 का ही जो आपका अधिवेशन हुआ 27 दिसंबर 1911, इसमें राष्ट्रगान प्रथम बार गाया गया। तो इतनी रविन्द्रनाथ टैगोर की इतनी मतलब इंपॉर्टेंस थी। इन्होंने गीत लिखा अमार सोनार बंगला, ये गीत आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है पहली चीज तो। और जो आपका बंग भंग हो रहा था, बंगाल विभाजन 1905 में हो रहा था, उसमें ये मेन गीत बन गया था, इसी को गा के लोग एकजुट हो रहे थे। सोचो, तो 2 देशों के राष्ट्रगान हैं इनके द्वारा लिखे, भारत का भी है और यहाँ का भी है। और इसका जिक्र कल ही जो मीटिंग बाइडेन से हुई है, तो बाइडेन ने रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र किया और 2 देशों के राष्ट्रगान का भी जिक्र किया कि रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या योगदान है। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो वही चीज सेम चीज रिपीट हो गई 27 दिसंबर 1911। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, लखनऊ समझौता हुआ था, मैंने बताया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कांग्रेस ने मान लिया कि हाँ ठीक है हम पृथक निर्वाचन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बोला कि 19 सूत्री मांग है, इसमें हमारा सहयोग करो। दोनों ने मिलकर दी। यहीं पे जो गर्म दल हैं और नरम दल हैं, इनके बीच में भी समझौता हुआ। एनी बेसेंट मुख्य थी जिन्होंने समझौता ही कराया था, लाला और लोकमान्य तिलक का भी रोल था। महात्मा गांधी, अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन कौन था जिसमें एमजी गांधी, महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो यही था 1916 का। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता है? एकमात्र सत्र था 1924 का, जिसके गांधी जी अध्यक्ष बने थे बेलगांव में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। गया में कौन थे? सीआर दास। यहां पे मौलाना आजाद थे, सबसे युवा थे ये, मुस्लिम तो थे ही थे। और साथ में कानपुर में सरोजनी नायडू, प्रथम महिला। सब बता दिए मैंने। आगे आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को कौन सा चरण कहा जाता है? अंतिम, आरंभिक, मध्यम, संकटपूर्ण। ये मुझे लगता है ऑप्शन सारे गलत हैं, इसमें से कोई नहीं है। इसको बोला जाता है नरम चरण, नरमवादियों का चरण या नरम चरण। ठीक है, तो इसको एक बार देख लें। मध्यम वगैरह नहीं होता, अगर मध्यम एक हो सकता है, मध्यम लगा सकते हो, बट मध्यम नहीं, इसका नरम होना चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। आगे चलते हैं। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। किसने डिजाइन किया? किस आंदोलन के दौरान डिजाइन? स्वदेशी आंदोलन था, बंग भंग के विरोध में चल रहा था। अपना तिरंगा फहराया गया था और रंग क्या था? लाल हरा और पीला। बहुत सारी चीजें हो रही थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, नेशनल स्कूल की स्थापना हुई, ओरिएंटल आर्ट्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की हुई, नंदलाल बोस को पहली छात्रवृत्ति मिली, बहुत सारे उद्योग लगे हैं। सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में कराई गई हैं। जो भी मॉडर्न पढ़ रहा होगा उसको पता होगा कि एक भी अभी तक मुझे लगता है 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो थोड़े से आउट आ गए, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए। और इतने उसमें कराए हैं कि कम पेजेज में पूरा सोफिस्टिकेटेड एक समझ बना के। तो ये चीज़ों का आप लोग फायदा ले सकते हो जो लोग भी नए लोग हैं।
निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बताइए, स्वदेशी आंदोलन 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ था। 1903 में इसका प्रस्ताव उजागर हुआ। 5 में जो आपका है जुलाई जुलाई 1905 में विभाजन के प्रस्ताव पारित हो गया और अक्टूबर 1905 में ये लागू हो गया था। ये कहानी है। कौन था वायसराय? करजन। ठीक है, 1899 तक ये बंदा रहा। नहीं, 1899 से 1905 तक रहा था ये बंदा। 1899-98 लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? जो मकसद नहीं था वो देखना है। तो बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना बिल्कुल ये मकसद था। बांटो और शासन करो की नीति ये भी बिल्कुल था। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना ये भी था। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना ये बिल्कुल नहीं था। बोल रहे थे कि यही है बट ये था नहीं। अगर प्रशासनिक भार को सहज करना था तो भाषा के आधार पर विभाजन कर देते, जैसा बाद में किया कि बिहार को अलग किया, उड़ीसा को अलग किया। आपने किसको? बांग्लादेश को अलग कर दिया था जो बंग भाषी है, तो बंगाली बोलने वालों को अलग कर दिया था। तो वो तो आप क्या कर रहे थे कि इनकी जो राष्ट्रीय चेतना है उस पर प्रहार किया जाए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और एक व्यक्ति का नाम इसमें है, ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। तो यहाँ पे थे बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त कहाँ पे फेंका था? वहां पे फेंका जहाँ पे खाली सीटें थी, वही सब लिखा है। बहरे को सुनाना था दिस दैट, तो बी के दत्त आ जाएगा इसका आंसर। सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी दी गई थी किसके साथ? भगत सिंह के साथ। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में लड़ते हुए इन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। बाद में प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी। सोचो, इंडिया में आज क्या है? जो नाबालिग है 18 साल का। अब थोड़ा सा निर्भया के बाद चेंज कर दिया कि जो हीनियस क्राइम है वो कितने होते? 16 साल तक। 16 से 18 हो तो हीनियस क्राइम में सजा मिले, नहीं तो 18 साल के कम के हो तो ओवरऑल हम 16 ले देते हैं। तो 16 से कम का व्यक्ति कुछ भी करे, किस भी हद तक क्राइम कर दे, इस व्यक्ति को एक तो नॉर्मल जेल में नहीं भेजा जाएगा, 3 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ सुधार गृह भेजा जाएगा। फांसी तो भूल ही जाओ। 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती। अंग्रेज वहां पे 14 साल के लड़के को फांसी दे रहे थे। सोचो, ये हमको सिखाते हैं आज। उस जमाने में ये लोग इतने ज्यादा वो थे। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजकुमार की बात हो रही। मैंने बताया अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी अभी खोली थी, मोदी जी ने उसका स्वागत किया था, मतलब उद्घाटन किया था। राजा महेंद्र प्रताप थे, काशी के राजा थे, बनारस के राजा। तो ये अगर इनको गोद लिया था, मेनली ये कहीं के राजा नहीं थे, इनको गोद लिया था। बाद में जाके इन्होंने क्या अफगानिस्तान में पैरेलल सरकार बनाई थी। उस सरकार में राष्ट्रपति पद पे थे आप। आगे चलते। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा? ये 1899 की बात है। इन्होंने क्या बनाया था? मित्र मेला। 1904 में इसी संस्था का नाम हो गया था अभिनव भारत। तो स्थान गलत दिया है, बाकी सब चीजें सही है। क्या था? मित्र मेला। आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटग्राम सत्याग्रह छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया? ये पूछा गया है, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस सत्यागार पर कब्जा कर लिया था। तो ये कौन थे? गणेश घोष। इस सत्यागार में आपके अरविंदो घोष, अच्छा अरविंदो घोष यहाँ पे नहीं थे। अरविंदो घोष तब तक संन्यास ले चुके थे। वो माणिक तल्ला था, कलकत्ता का केस, थोड़ा सा याद है। माणिक तल्ला। यहाँ पे मास्टर सूरसेन थे इस वाले में, मास्टर सूरसेन। चलिए आगे चलते हैं। 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ, ये पूछा गया, तो वहां पे भरना है आपको। सत्याग्रह का आह्वान किया जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया, पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। मैंने बताया था रॉलेट थे, सिडनी रॉलेट नामक व्यक्ति था। इससे पूछा गया कि इस टाइप की क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं, इन पे लगाम लगाने के लिए सिफारिशें दो। इसने बोला ये अधिनियम लेके आओ जिसमें 2 साल तक
आपको जेल में रख सकते हैं बिना किसी चार्जशीट दायर के, बिना FIR के, ठीक है। और उसमें आप क्या अपील नहीं कर सकते हो, वकील भी नहीं रख सकते हो। और इसका जो मुकदमा सुनवाई होगी विशेष अदालत में होगी, उसका जो फैसला आएगा उसके खिलाफ भी अपील नहीं। तो जो जितने भी आपके राष्ट्रवादी थे सबने एक सुर में इसकी आलोचना की थी, वो बोला था नो वकील, नो अपील, नो दलील। तो कौन था? रॉलेट अधिनियम। और इसी अधिनियम में गांधी जी क्या रॉलेट सत्याग्रह चला रहे थे। जब ये चला ही रहे थे उसी बीच में पंजाब में हिंसा होने लगी। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? सैफुद्दीन किचलू, है ना, और एक और व्यक्ति थे कांग्रेसी, ये दो नेता थे, सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी हो गई। क्योंकि पंजाब में क्या है, आपका आर्मी रूल लगा था। इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही बैसाखी के दिन पे जलियांवाले जो बाग है वहां पे सभा हो रही थी। तो वहां पे जनरल डायर जो सेना का प्रमुख था, माइकल डायर जो वहां का गवर्नर था पंजाब का, तो इसने आदेश दिया, वो गया, उसने निहत्ते भीड़ पे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। एक ही गेट था, वहां पे सेना खड़ी थी, गोली चला रही थी। तो जो कुआ था उसमें एक के ऊपर एक गिर गए, बहुत सारे, कम से कम 3000 लोग मारे गए। इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया अंग्रेजों ने, और इसने इसको नाजायज नहीं ठहराया। मतलब ये बोला कि हाँ थोड़ी कठोर वो हुई है, बट ये सही था, जरूरी हो गया था। और भारत ने भी मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस थी, इनकी अध्यक्षता में भी एक वो बना दी समिति। इसने घोर अनुचित माना था कि जलियांवाला है एक प्रकार का नरसंहार आपने किया था। ये सारी आपके इसलिए जरूरत की चीजें थी। बाद में ऊधम सिंह जाएंगे, और जो गवर्नर था उस टाइम का माइकल डायर, उसको गोली मार के उड़ा देते हैं ब्रिटेन में ही जाके। आगे चलते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। आगे आते हैं। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? नहीं है, देखना है आपको। तो जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, बिल्कुल। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे। गांधी जी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था, जो वर्णों का बंटवारा हुआ, वो काम के नाम पे हुआ है, काम का अपना अपना बंटवारा है। जाति व्यवस्था, छुआछूत को ये गलत मानते थे। भाईचारे की भावना को विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं था इसका आदेश, ठीक है। इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, बिल्कुल ये बोला था। यह भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। गांधी जी आत्मनिर्भर गांवों की बात करते थे, तो क्या था? रोटी कपड़ा मकान, मकान तो है ही गांव में, बस भोजन और कपड़ों के मामले में कहीं बाहर से डिपेंडेंसी ना हो। इस प्रकार से ये सारी चीजें। मॉडर्न हिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन हो गया, चूंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, क्या बाकी सब्जेक्ट भी कराने हैं। अगर ऐसा होगा, बाद में टाइम मिलेगा तो एक वीडियो और ले आएंगे, उसमें भी 100 क्वेश्चन जो रह गए हैं उन पर आ जाएगा, तो आपकी सारी खबर हो जाएगी। अब बाकी का आपको इन्फॉर्मेशन वही देनी है कि अगर वीडियो की आप तैयारी कर रहे हो, जो न्यू वैकेंसी आई है RO या फिर जूनियर असिस्टेंट, आप इनकी तैयारी कर सकते हो GS रिवॉल्यूशन के साथ। ऐप पे हमारा बैच चल रहा है, सारी क्लासेज प्रॉपरली, यहाँ पे तो जो जानकारी दी जा रही है ना ये रिवीजन के लिए, सारी क्लासेज इतनी प्रॉपरली चल रही है कि अगर आपने 2 मंथ मेहनत कर ली तो GS में आप UP PCS तक भी देते रहोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। GS हो गया, हिंदी हो गया, और रीजनिंग भी क्लासेज हो चुकी हैं, ठीक है। ये क्लासेज हो चुकी हैं, इस वाले वीडियो के लिए तो हो चुकी है, नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी उसके लिए भी बहुत डिटेल में कराई जाएगी सारी चीज़। तो अभी के लिए इतना ही। शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और धन्यवाद।